तेरे पसीने के हर बूंद को मोती से चमकाऊंगी मैं, तेरे पसीने के हर बूंद को मोती से चमकाऊंगी मैं। माँ तू बस सपने देखते रह, पूरा करके दिखाऊंगी मैं। हेलो, नमस्कार, सुप्रभात मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। दोस्तों, इडुटेरिया करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आज हमारा दूसरा वीडियो होगा। कल का जो वीडियो था वो फटाफट.com 100.com से था। उम्मीद करते हैं उस वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा। आज का जो वीडियो है इन्वायरमेंट टू द पॉइंट से बनेगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सीरीज को। दोस्तों, इन्वायरमेंट टू द पॉइंट में पहला क्वेश्चन, 9 अप्रैल को गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया और किसके द्वारा किया गया। तो गज उत्सव जो उद्घाटन है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में है, तो असम राज्य में है। असम का अगर अन्य राष्ट्रीय उद्यान को देखा जाए तो काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरांग, देंगपटकाईबोम, ये सब कहाँ का है, तो ये सब असम का राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा किसके लिए फेमस है, तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींगों वाले गेंडा के लिए फेमस है। ठीक है, अगला देखते हैं। तमिलनाडु सरकार ने थान थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा, थान थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य की को राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्णय लिया है। तो क्वेश्चन पूछ देगा, हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है, ये हो जाएगा थानथाई वन्यजीव अभ्यारण्य को, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में, तो ये अभ्यारण्य जो है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य के बीच संपर्क बिंदु है। ठीक, जैसे इस साइड में हो जाएगा आपका नीलगिरी और इधर हो जाएगा कावेरी दक्षिण, और यहाँ पे है कौन सा, थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। ये दोनों के बीच का क्या है, संपर्क बिंदु है। ठीक है, और ये पक्षियों के लिए, मैमल्स के लिए, शेर, हाथी, चीत, इन सब के लिए फेमस है। स्पेशली अगर देखा जाए तो ये हाथी के लिए है। ठीक है, किसके लिए है, हाथी के लिए है। अगला देखते हैं, ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत, कौन सा प्रोजेक्ट है, ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत गुजरात सरकार ने 40 वयस्क और उपवयस्क एशियाई शेरे को राज्य में वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य में हस्तांतरित करने की योजना बनाई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, तो ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट जो है वो एशियाई शेरों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, दूसरा कि वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है। और ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत 40 वयस्क और उपवयस्क एशियाई शेरों को वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य में हस्तांतरित करने का योजना बनाया जा रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है, जिसका उद्देश्य ग्रह वार्मिंग प्रदूषण को मापने के बेहतर तरीके प्रदान करना और नीतिगत विकल्पों को सूचित करने में मदद करना है। तो हम लोग क्या देखें कि संयुक्त राष्ट्र का जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है उसने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है ग्रह वार्मिंग प्रदूषण को मापने के बेहतर तरीके प्रदान करना तथा नीतिगत विकल्पों को सूचित करने में मदद करना है। दोस्तों, अगर बात करें विश्व मौसम विज्ञान संगठन का, तो इसका स्थापना 1950 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में स्थित है। दोस्तों, जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत ने बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए अपने नेतृत्व में एक मेगा वैश्विक गठबंधन शुरू करने और $100 मिलियन की गारंटीकृत धनराशि के साथ 5 वर्षों में समर्थन का आश्वासन दिया है। इससे जो प्रस्तावित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 7 बड़ी बिल्ली जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण और पुनर्वास की दिशा में काम करेगा। ठीक है, हमने देखा कि भारत जो है वो बड़ी बिल्ली की रक्षा के लिए क्या कर रहा है, तो बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए अपने ही नेतृत्व में एक मेगा वैश्विक गठबंधन शुरू कर रहा है, और इसके लिए वो कितना राशि दे रहा है, तो $100 मिलियन का राशि दे रहा है। ठीक है,
देने का आश्वासन किया है। और इसके लिए जो प्रस्ताव दिया किसने दिया है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ने, ठीक है। 7 बड़ी बिल्ली कौन कौन सा? तो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण और पुनर्वास की दिशा में काम करेगा। काम कौन करेगा? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, IBCA करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इन 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक ऊर्जा संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 1% से भी कम में वृद्धि हुई है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक रिपोर्ट जारी करता है। रिपोर्ट का नाम क्या है? तो CO2 इमिशन इन 2022। और इसके अनुसार उन्होंने क्या बताया है कि वैश्विक ऊर्जा संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कितना % की वृद्धि हुई है? तो 1% से भी कम की वृद्धि हुई है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे, अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना है। दोस्तों, अमृत धरोहर योजना जो है इसके बारे में जो बात किया गया है, इस बार का जो बजट पेश किया गया था उसमें किया गया था। और क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, अमृत धरोहर योजना आर्द्र भूमि से संबंधित है, आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। अब है कि मिष्टी योजना। मिष्टी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण करना है। तो मिष्टी का संबंध हो जाएगा मैंग्रोव से और अमृत धरोहर योजना का संबंध हो जाएगा आर्द्र भूमि से। इन दोनों को याद रखिएगा। इसमें क्या किया जाएगा? मिष्टी में मैंग्रोव का वृक्षारोपण किया जाएगा और देश का जो तटीय इलाका है वहाँ पे मैंग्रोव का जो पौधा है उसको रोपा जाएगा, ठीक है। तटीय इलाका ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके, ठीक है। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने गुजरात के एक क्षेत्र में गिर में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए LON@47 विजन फॉर अमृतकाल योजना का अनावरण किया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा LON@47 विजन फॉर अमृतकाल योजना का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। और किसके लिए किया गया है? तो गुजरात का जो गिर है ना, वहाँ पे एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए किया गया है, ठीक है। अगला है 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्टॉकहोम +50 का आयोजन किया जा रहा है। तो पहला जो पर्यावरण से रिलेटेड सम्मेलन हुआ था वो 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था, ठीक है। और उसका 50 वर्ष पूरा हो गया है। तो इसके उपलक्ष्य में फिर से स्टॉकहोम में ही क्या हो रहा है? स्टॉकहोम +50 का आयोजन किया जा रहा है। और इसी सम्मेलन में 5 जून 1972 को UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का स्थापना किया गया था। और उसी के बाद से 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नैरोबी केन्या में है, ठीक है। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 केन्या और पुर्तगाल की सह मेजबानी में लिस्बन में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन लिस्बन घोषणा पत्र के साथ समाप्त हुआ। तो लिस्बन घोषणा पत्र क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 जो है वो केन्या और पुर्तगाल की सह मेजबानी से लिस्बन में आयोजित किया जाएगा। और यह सम्मेलन जो है वो लिस्बन घोषणा पत्र के साथ समाप्त हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ पर्यावरण के जीवन शैली का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों, क्वेश्चन अगर पूछेगा कि मिशन लाइफ का संबंध किससे है या उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना है, ठीक है। इसके अंतर्गत कम से कम 80% गांव और शहरी स्थानीय निकायों को 2028 तक पर्यावरण के अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्या हुआ दोस्तों? तो इसके अंतर्गत कम से कम 80% गांव और शहरी स्थानीय निकायों को 2028 तक पर्यावरण के अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगे देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 28 सितंबर 2022 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुए 8वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट
के दौरान हुए मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। क्वेश्चन पूछेगा कि संयुक्त अरब अमीरात में हुए 8वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक सिस्टम में मंत्री स्तरीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भूपेंद्र यादव ने किया था। भूपेंद्र यादव कौन से मंत्री है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्री हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था? तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ था। ठीक है, नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका स्थापना 1972 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का पल्ली पंचायत भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बन गया है? तो जम्मू कश्मीर का पल्ली पंचायत बन गया है। जनवरी 2023 से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में उद्योग, घरेलू और अन्य विविध कार्यों में कोयले के उपभोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जो है वो दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में उद्योग, घरेलू और अन्य विविध कार्यों में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, अब जो दिल्ली है उसके आसपास के शहरों में क्या होगा? कोई भी उद्योग या घरेलू उद्योग होगा उसमें कोयला का उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अर्थ गंगा अवधारणा के तहत नई पहलों की शुरुआत किया गया है। तो हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अर्थ गंगा अवधारणा के साथ नई पहल की शुरुआत किस नदी पर किया गया है? तो यमुना पर किया गया है। जलज पहल, इसका उद्देश्य गंगा नदी के तटों के आसपास आजीविका के अवसर बढ़ाना है। इसकी शुरुआत 26 स्थानों पर की गई है। तो जलज पहल का संबंध किससे है? तो गंगा नदी के तटों के आसपास आजीविका के अवसर बढ़ाने से संबंधित है। ठीक है, प्राकृतिक खेती और पर्यटन संबंधित पोर्टल IM अवतार, क्या IM अवतार स्थानीय उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देना और पर्यटन को सुविधाजनक बनाना है। तो IM अवतार क्या है? तो स्थानीय उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देना और पर्यटन को सुविधाजनक बनाना है। ठीक है, भारत टैब पहल, भारत टैब पहल किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य इसके तहत कम बहाव वाले टैप और फिक्सचर के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसका उद्देश्य है कि कम बहाव वाले टैप और फिक्सचर के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जल दूत ऐप, इसका उद्घाटन किसने विकसित किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके प्रयोग गांव में चयनित कुओं के जल स्तर की पहचान करने के लिए किया जाएगा। तो इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा? तो गांव में चयनित कुआं, जैसे हमारे गांव में कुआं है ना, उसका जल स्तर कैसा है इसका पहचान करने के लिए जल दूत ऐप का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। UNCCD के COP15 का आयोजन कोटे डी आइवर के आबिदजान में किया गया। तो COP15 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो कोटे डी आइवर के आबिदजान में किया गया। ठीक है, इसका थीम था भूमि जीवन विरासत अभाव से समृद्धि की ओर। तो पूछेगा UNCCD के COP15 का आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? कोटे डी आइवर में हुआ था। और इसका थीम क्या था? तो भूमि जीवन विरासत अभाव से समृद्धि की ओर था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 जुलाई 2022 से भारत सरकार ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के उत्पादन एवं प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो भारत सरकार के द्वारा एकल प्लास्टिक उपयोग को कब से बंदित कर दिया गया? तो हो जाएगा 1 जुलाई 2022 से। ठीक है, दिसंबर 2022 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 3.6 अरब लोगों को प्रति वर्ष कम से कम 1 महीने जल की अपर्याप्त उपलब्धता का सामना करना पड़ता है। वर्ष 2050 तक 5 अरब लोग इस तरह की स्थिति का सामना कर रहे होंगे। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का रिपोर्ट जो है उसमें उन्होंने क्या बोला है कि
3.6 अरब लोग, विश्व में जो 3.6 अरब लोग हैं, प्रतिवर्ष कम से कम 1 महीने तक जल की अपर्याप्त उपलब्धता, मतलब उतना उपलब्ध नहीं होगा जितना उनको ज़रूरत है, का सामना कर रहे हैं। लेकिन 2050 तक आते आते ये संख्या बढ़कर कितना हो जाएगा, 5 अरब हो जाएगा। ठीक है, 2050 तक 5 अरब ऐसे लोग हो जाएंगे जो एक साल में 1 महीना तक जल की, मतलब जितना उनको आवश्यकता होगा उतना उनको जल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत गंभीर समस्या है, इसलिए हम लोग को ज़रूरत है जल को सेफ रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। 22 से 27 मार्च 2022 तक 9वां वर्ल्ड वाटर फोरम का आयोजन सेनेगल की राजधानी डकार में किया गया। 10वां वर्ल्ड वाटर फोरम का आयोजन वर्ष 2024 में इंडोनेशिया के बाली में किया जाएगा। तो 9वां वर्ल्ड वाटर फोरम का आयोजन सेनेगल में तथा 10वां वर्ल्ड वाटर फोरम 2024 में इंडोनेशिया के बाली में किया जाएगा। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता अभिसमय CBD के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन COP15 7 दिसंबर 2022 को मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता अभिसमय के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन कहाँ पे किया गया, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया। कब किया गया, तो 7 दिसंबर 2022 को किया गया। इसका विषय क्या था, तो पारिस्थितिक सभ्यता पृथ्वी पर सभी के जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करना। तो थीम क्या था दोस्तों, पारिस्थितिक सभ्यता पृथ्वी पर सभी के जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करना। ठीक है, अब एक कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को इस बैठक में अपनाया गया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका और केन्या ने हाल ही में समावेशी तरीके से प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव की घोषणा किया है। तो दक्षिण अफ्रीका और केन्या ने क्या किया है, समावेशी तरीका से प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव की घोषणा किया है। अब है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अपने पहले तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी प्रदान किया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में तराई हाथी रिजर्व को मतलब एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में मंजूरी प्रदान किया गया है, 21 राज्य में है। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश के दुधवा और पीलीभीत क्षेत्र में। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ आज का इस सेशन को समाप्त करते हैं। इसमें का थोड़ा और बचा है तो उसको हम लोग कल कर लेंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसके लिए मैं आज आधा ही कर रही हूँ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आज का वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें मुझे और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।